तो पेरेंट्स, आप लोगों ने ईसीजी के बारे में तो सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हार्ट का है ना। इलेक्ट्रो माने जो है करंट, कार्डियो मतलब आपका हार्ट, ग्राम मतलब उसका जो ग्राफ। ऐसे ही ब्रेन में होता है ईईजी, मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो माने ब्रेन के अंदर भी करंट होती है, और एन्सेफेलो माने ब्रेन होता है, और ग्राम मतलब उसका ग्राफ होता है। जैसे हार्ट का ईसीजी का ग्राफ निकलता है, वैसे ही हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन का जो दो भाग होता है, ये दोनों भाग में से हम लोग ऐसे मल्टीपल वायर्स लगाते हैं, है ना, वायर्स चिपकाते हैं दोनों ब्रेन में। यूजुअली हम लोग 8 एक तरफ और दूसरी तरफ 8, टोटल 16 जो चैनल्स होते हैं, ये लगा के ब्रेन के अंदर से राइट वाला ब्रेन और लेफ्ट वाला ब्रेन का अलग अलग करंट को मेजर करते हैं, जो कि ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग बाद में पेज में प्रिंट आउट करके देते हैं, और लैपटॉप में आपका रिकॉर्ड होता है, और हम उसको देखते हैं कि ब्रेन के कौन से हिस्से से करंट जो है, यूजुअली करंट सभी बच्चों में होता है, तो ये करंट कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना, किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है ना, या राइट साइड से ज़्यादा है या लेफ्ट के पीछे से ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। हर चीज़ का मीनिंग होता है, या फिर ब्रेन के दोनों साइड से आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी में मेजर करते हैं। ब्रेन कितना काम कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी सिक बेबीज़ में आईसीयू में, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन जो है आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, तो इसमें से जो भी करंट आते हैं उस करंट का मेजरमेंट ही इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है। तो ज़्यादातर हम लोग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में ये करते हैं, स्पेशली एपिलेप्सी की डायग्नोसिस के लिए, या फिर मिर्गी के जो है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए करते हैं। तो ज़्यादातर आपके 70 to 80% जो बच्चे हैं जो मिर्गी से पीड़ित हैं, उनके ईईजी एब्नॉर्मल आते हैं। हालांकि 10-20% केसेस में ये पूरी तरीके से नॉर्मल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ईईजी करते हैं एपिलेप्सी के डायग्नोसिस करने के लिए। दूसरा है कि आपका कभी कभी होता है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे कुछ बच्चे होते हैं तुरंत असेंबली में गिर जाते हैं, या बाहर कहीं गर्मी में चल रहे हैं गिर गए हैं, सडन होता है ना, जैसे हमारे पास लेके आते हैं बच्चा गिर गया, बेहोश हो गया, तो ये कई बार सिंकोप भी रहता है। इन्हें सिंकोप का अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो सिंकोप और सीजर को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंकोप के बारे में बहुत डिटेल चर्चा किया हुआ है। तो इसमें ईईजी का भी एक रोल होता है कि सिंकोप में ईईजी नॉर्मल आती है, एपिलेप्सी में कई बार एब्नॉर्मल आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए मदद करता है। कई बार पीडियाट्रिक न्यूरो में हमारे पास ऐसे बच्चे लेके आते हैं जिनको झटके आ गए, जिनको नींद में कुछ हो गया है, जो अनेक तरीके से आंखें बना रहा है, जो हल्का सा लग रहा है बेहोश हो गया है, ऐसे कई प्रकार के सिम्टम्स लेके आते हैं जो हम लोग नॉन एपिलेप्टिक इवेंट्स बोलते हैं, है ना। तो इन सब इवेंट्स में भी आपका ईईजी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये सारे इवेंट्स में आपका ईईजी नॉर्मल होता है। तो जैसे सीजर जैसे दिखने वाले और बहुत सारे कंडीशंस हैं, मिर्गी जैसे लगने वाले और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन में ईईजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनमें ईईजी ज़्यादातर नॉर्मल रहता है। तो ये कंडीशंस में हम लोग ज़्यादातर ईईजी करवाते हैं। एक होता है आपके एक्यूट सेटअप में, जब बच्चे बहुत सिक होकर लेके आईसीयू में लेके आते हैं, तो आईसीयू में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे का जो है ब्रेन कितना काम कर रहा है ना। कोई अगर बच्चा कोमा में है तो हम लोग चेक करते हैं कि ब्रेन का इलेक्ट्रिक वेव कितना है। आप लोगों ने ब्रेन डेड के बारे में सुना होगा कि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है। ब्रेन डेड कैसे डायग्नोस करते हैं? ब्रेन डेड का डायग्नोसिस ईईजी से ही होता है। जब ब्रेन का आपका ग्राफ पूरा फ्लैट हो जाता है, इसका मतलब पेशेंट का ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हार्ट बीट हो रहा है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो वो उसको ब्रेन डेड बोलते हैं, जिसमें कई बार ऑर्गन डोनेशन भी करते हैं लोग, है ना, उस स्थिति में। तो ये सारा काम जो है ईईजी का होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एपिलेप्सी में डायग्नोसिस करने के साथ साथ एपिलेप्सी को क्लासीफाई करने में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे क्योंकि एपिलेप्सी कई प्रकार की होते हैं, इसके लिए आप मेरे कई वीडियोज़ हैं, आप सेपरेटली देख सकते हैं। फोकल एपिलेप्सीज हैं, या फिर जनरलाइज एपिलेप्सी है, या एब्सेंस एपिलेप्सी है। तो ब्रेन के कौन से हिस्से से करंट आ रहा है? फोकल मतलब ब्रेन का कोई एक ही हिस्सा से करंट आ रहा है, जनरलाइज मतलब दोनों तरफ से आ रहा है। एब्सेंस सीजर में कुछ अलग प्रकार के आपके ईईजीज आते हैं, है ना। कुछ होते हैं केवल जो रात में जब सोते हैं बच्चे उस समय उनको फिट्स आते हैं, नॉक्शनल सीजर्स हम लोग बोलते हैं, है ना। तो कुछ क्लासिकल एपिलेप्सीज के क्लासिकल ईईजी पैटर्न्स होते हैं, जैसे स्पैजम्स होते हैं, उन बच्चों का क्लासिकली हिप्स रिदमिया करके ईईजी हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही एब्नॉर्मल प्रकार का होता है। तो ईईजी से भी सीधा आपका एपिलेप्सी का टाइप भी कभी कभी हम लोग सीधा उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ना, जिससे हम लोग को ट्रीटमेंट करने में मदद करेगा। फोकल सीजर्स में हम लोग अलग प्रकार की दवाई यूज़ करते हैं, जनरलाइज सीजर अलग प्रकार के यूज़ करते हैं, एब्सेंस सीजर अलग प्रकार के यूज़ करते हैं। अगर रात में नींद के समय में हो रहा है, जिसको रोलैंडिक एपिलेप्सी या फ्रंटल लोब सीजर्स होते हैं, उनमें हम लोग अलग प्रकार के मेडिसिन यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि आपका ईईजी से हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं एपिलेप्सी टाइप, फिर उससे हम लोग मेडिसिन के जो है छनावट में भी वो गाइड करता है ईईजी। ईईजी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट आपके हर जगह मिलते नहीं हैं,
और बच्चों के जो ईईजीज़ हैं एडल्ट के कंपेयर में डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट होता है, और कई बार बच्चों के ईईजीज़ अगर एडल्ट से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा एबनॉर्मल सा दिखता है बहुत बार। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार होता है कि आपका ईईजी एबनॉर्मली रिपोर्ट किया रहता है और जिसके ऊपर बच्चे की दवाई चलती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं जिनको ऑलरेडी दवाई चल रही होती है, लेकिन वो एक्चुअली एपिलेप्सी होता नहीं है। हो सकता है उनको सिंकोप हो रहा हो, या फिर कोई और आपके साइकेट्रिक बीमारियों में भी इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें बच्चे को एपिलेप्सी जैसे करके दवाइयाँ जो है चल रही होती हैं। तो अगर आपके बच्चे को एपिलेप्सी डायग्नोस हुआ है, मेडिसिन पे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि आपके आसपास में नियरेस्ट कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से ही आपका ईईजी रिपोर्ट कराएं, क्योंकि ईईजी रिपोर्टिंग एक एक्सपर्ट ही प्रॉपर तरीके से कर सकता है ना। तो ये मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपको पीडियाट्रिक न्यूरो से ही ईईजी का रिपोर्टिंग करवाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, क्लासीफाई होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आपकी चलेगी। कई बार होता है कि हम लोग ईईजी करते हैं तो ब्रेन का कभी कभी होता है एक साइड स्वेलिंग है या कहीं पे ट्यूमर है, तो ब्रेन के उस हिस्से से करंट बहुत कम आता है, उसमें भी आपका ईईजी जो है बहुत ही हेल्पफुल रहता है उसमें। तो एज ए पेरेंट आप लोगों को जब अगर ईईजी किसी ने लिखा हुआ है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को जो है स्लीप डिप्राइव ले जाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा अच्छे से सो के गया हुआ है तो फिर क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे को हम लोग ईईजी सुला के करते हैं, स्पेशली 5 साल के नीचे वाले बच्चों को। और बड़े बच्चों को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सिरप दे के, नींद की दवाई दे के हाफ एन आवर एटलीस्ट 30 मिनट्स मिनिमल जो है ईईजी में हम लोग स्पेंड करते हैं टाइम। तो उसके लिए बच्चे को आपको थोड़ा नींद डिस्टर्ब करके ले जाना चाहिए। ज़्यादातर हम अपने क्लिनिक में बोलते हैं कि आप बच्चे को थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट सुलाइए, 1-1.5 घंटा पहले उठा दीजिए, तो बच्चे का नींद 4 से 5 घंटे का रहेगा। तो थोड़ा नेक्स्ट डे आपका ऐसे नींद में रहेगा और थोड़ा दवाई देने से तुरंत सो जाएगा वो, है ना। तो स्लीप डेप्रीवेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि आपको हेयर्स को शैम्पू करके उस पर तेल नहीं लगानी है। कभी कभी तेल की वजह से वो लीड्स अच्छे से चिपकते नहीं हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो हैं आने की संभावनाएं होती हैं, तो ये भी एक शैम्पू करके ले जाना चाहिए, है ना। तो यही 2 चीज़ आप लोगों को स्पेशली प्रिकॉशन लेना चाहिए। और कई बार होता है कि हम लोग जब टेस्ट करवाते हैं किसी कारण की वजह से, एमआरआई लिखते हैं, तो कई पेरेंट्स पूछते हैं कि तो एमआरआई तो हमने कर लिया है, तो ईईजी की क्या ज़रूरत है। तो एमआरआई और ईईजी 2 अलग चीज़ हैं। एमआरआई से ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कैसा है, और ईईजी से जो है ब्रेन के अंदर का करंट कैसा है वो उसके बारे में जानकारी देता है। तो एमआरआई ईईजी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, दोनों का अलग काम है ना। स्पेशली जब एपिलेप्सी के बच्चे आते हैं तो हम लोग को दोनों टेस्ट करना ही होता है। एमआरआई भी ज़रूरी होती है और ईईजी तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये टेस्ट भी ज़रूरी है। पेरेंट्स, आज के मैंने इस वीडियो में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ईईजी मतलब क्या है, किस तरीके से करते हैं, इसके क्या क्या जो हैं पीडियाट्रिक न्यूरो में इंडिकेशंस वगैरह हैं, ये इसकी हमने बातें की। तो इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कोई वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।